इंट्रोडक्शन में जो है मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये होती है मॉलिक्यूलरिटी के किसी भी RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो है वो पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। आपका कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट नहीं? ओके गुड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ आज हमको ये देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। लिख लिया? तो लिखिए, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, rate of reaction increases due to increase in rate constant, increase in rate constant। लिख लिया? चलिए वेरी गुड। हमें मालूम है रेट लॉ जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर है, यही होता है। तो हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मैंने रिएक्शन जहाँ पे हो रहा है उस जगह का टेम्परेचर बढ़ा दिया। मान लो अभी टेबल पे रखा हुआ था मेरा बीकर जिसमें रिएक्शन हो रहा है, अब मैंने उसको हीटर पे रख दिया है, या किसी ऐसे टब में रख दिया जो पानी जिस पर गर्म कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? क्या कंसंट्रेशन चेंज की मैंने? नहीं, ठीक है ना। फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ गया? इसलिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि के की वैल्यू इंक्रीज कर रही, और के क्या है? के है रेट कांस्टेंट।
ठीक है, ठीक है, कितनी बार, ठीक है, इस चीज को टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सी चीज बढ़ती है, रेट कांस्टेंट बढ़ती है, और जब रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ ही जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा नाम क्या था? अंकित। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है था तो चेंज हो गया। हाँ, चलो। शुरू में लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया 200-300 साल पहले, तो उस वक्त जो स्टडीज होती थी वो इतनी एक्यूरेट और इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी टेक्नोलॉजी। तो देखा गया कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इन द बिगिनिंग जब इस चीज को स्टडी किया गया, तो ये स्टेटमेंट के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आ सकता है, तो इसलिए इसको लिखिए। On increasing the temperature by 10 degree centigrade, rate of reaction increases 2 to 3 times. ठीक है, तो इसी के अंदर एक टर्म आ जाएगी टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। मान लीजिए किसी टेम्परेचर T पर आपने x डिग्री सेंटीग्रेड पे एक रिएक्शन कराया, ठीक है, रूम टेम्परेचर है या कोई भी टेम्परेचर है, फिर उसी रिएक्शन को आपने क्या किया, 10 प्लस x डिग्री सेंटीग्रेड पे करा दिया, 10 डिग्री बढ़ा करके करा दिया, ठीक है। तो इनका जो रेट कांस्टेंट है K, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की दोनों, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट की तो जाहिर सी बात है, अभी बताया कि रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ठीक है। क्यों चेंज होता है वो डिटेल में अभी अगले पार्ट में देखने वाले हैं, लेकिन ये हमने देख लिया है क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन या तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो रेट कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन तो इंक्रीज कर नहीं रहा है, वो तो सेम है। तो अगर रेट इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब K की वजह से इंक्रीज कर रहा है, और K की वजह से अगर इंक्रीज कर रहा है तो दैट मींस कि K बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, K की वैल्यू दो डिफरेंट टेम्परेचर पे निकाली, एक x डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली, एक 10 डिग्री इसका और इंक्रीज करके टेम्परेचर फिर निकाली। जब दोनों का रेशो लिया तो वो रेशो की जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या कहलाती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बस इतनी सी बात है, ओके। और क्या वैल्यू होगी ये 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू, ये मैंने लिखवा भी दिया है, अभी लिखवाया तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। वैसे तो पूछना बंद कर दिया है एग्जामिनर्स ने इसके ऊपर क्वेश्चन, बट फिर भी इसका दिल कर जाए।
माइक वगैरह तो भूल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए। सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट कांस्टेंट है वो के है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे के की वैल्यू क्या होगी इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है। चलिए बताइए ना, तो हम माइक आ गया आंसर। भाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पे देख रहे हैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रेट कांस्टेंट कितना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये तो मतलब हुआ टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी इसकी वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू के है 3 इंटू के, तो 10 डिग्री पे आ गया। ये वाला कितना हो जाएगा, चलो इसका बताओ। बोलिए। इतना मुश्किल सवाल तो पूछ लिया मैंने। भाई अब इसके लिए इनिशियल वैल्यू ये हो गई, इधर देखिए, हाँ इनिशियल वैल्यू ये हो गई ना, तो अब इसका 3 गुना होगा ना आगे, हैं? तो ये इस बार 9 के हो जाएंगे। ठीक है, और अगला वाला 27 हो जाएगा। बस आ गया समझ में। चलिए, तो दिस मेथड इज अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, पुराना मेथड है प्रिमिटिव। ठीक है, अब जो लेटेस्ट मेथड है वो दिया था हमें आर्हीनियस साहब ने। आर्हीनियस, ARR हीनियस इक्वेशन, ये क्या है, ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देता है हमको। NI आर्हीनियस इक्वेशन, और चलिए चेक कर लीजिए इसके OUS है या खाली US है, तो ये आर्हीनियस इक्वेशन हो गई। ये क्या कहा है इन्होंने, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये इक्वेशन है।
दिस इज कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन। तो ये जो रिलेशनशिप टेम्परेचर की और रेट कांस्टेंट की, यहाँ पे भी देखिए ना क्या है, ये टेम्परेचर है और ये रेट कांस्टेंट है। इससे जो आपको वैल्यू मिलेगी ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन बड़ी देखने में खतरनाक लग रही है, इससे वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको देखते हैं। अच्छा, ए जो है ये कहलाता है आर्हीनियस फैक्टर। क्या कहलाता है? आर्हीनियस फैक्टर। कई नाम है इसके, एक नाम ये भी है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक नाम और है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। तो आर्हीनियस साहब के नाम से ही हम लोग इसको ज़्यादा याद करते हैं क्योंकि उन्होंने इक्वेशन दी थी, तो उनकी याद में हमने ये कर दिया। ई ए के बारे में हम लोग जानते हैं, बताइए ई ए क्या है? तो बोलो बेटा ई ए क्या है? कई बार डिस्कस किया। क्या चीज? नहीं डिस्कस किया हम लोगों ने, एक्टिवेशन एनर्जी कल भी बताया था मैंने। हाँ क्या, ये से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कहा कि इसी बहाने याद आ जाए। क्या नाम है इसका? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। आर के बारे में बोलिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी तो टेम्परेचर है ही है, लेकिन ये याद रखना है कि ये केल्विन में होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। और के बारे में भी लिखने की जरूरत है। के क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या? हाँ लिखो रेट कांस्टेंट, तुम नए हो ना, इसका नाम है रेट कांस्टेंट, ठीक है। जो बोल रहे थे ना रेट लॉ, रेट लॉ ये है पूरा, इतना पार्ट कहलाता है रेट लॉ, इस इक्वेशन का नाम है, ये हम लोग सीखेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ होगी। मुझे लग रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दिया जाए, क्योंकि दिमाग में स्किप हो गया। ये ग्राफ याद है? यहाँ पे थी एनर्जी, और यहाँ पे क्या था? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये ग्राफ बनाया था हमने, याद आया? ये वाला क्या है? रिएक्टेंट, लिखते जाइए। और ये क्या है? प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है? कौन सी है एक्टिवेशन एनर्जी? हाँ बेटा, हाँ
ऊपर से कहाँ तक? ये है फर्स्ट, ये सेकंड। अच्छा हाँ, ठीक, बिल्कुल सही बताया। रिएक्टेंट से जो एनर्जी शुरू हुई, ठीक है, ये एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होगी, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। कल हमने पढ़ा था ना क्या क्या फैक्टर होते हैं कोलिजन थ्योरी के, तीन जल्दी से याद दिलाइए। पहला, कोलिजन होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, उसी का नाम मैंने वहां भी ब्रैकेट में एक्टिवेशन एनर्जी लिखवाया था। तीसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, जहां जिस पोजीशन से टकराना है। मॉलिक्यूल तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं ना, तो ये थोड़ी कहीं से भी टकरा करके जो है वो हो जाएगा, तो वो मिनिमम एनर्जी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लिया अंकित। हाँ, ये वाली एनर्जी, जो एनर्जी रिएक्टर को चाहिए इस पहाड़ को चढ़ने में, जब यहाँ पहुंच जाएगा तभी तो प्रोडक्ट बन पाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। इसका नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, minimum energy required to convert the reactant into product. Good. अब जैसे रिएक्टेंट तो यहाँ पे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है, एक मोल में कितने ट्रिलियन होते हैं? बोलो, एक मोल में कितने ट्रिलियन होते हैं? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बहुत ट्रिलियन हो जाएंगे। एवोगैड्रो नंबर होता है 10⁻23, शुरू वाला फैक्टर छोड़ देते हैं, और एक ट्रिलियन कितना होता है? 10⁻12, तो कितने ट्रिलियन हो गए? 10⁻11 ट्रिलियन हो गए, ठीक है। चलो ऐसे पूछ लिया। तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं, थोड़ा सा फील दिलाने के लिए। इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, सबने कहा कि मुझे भी प्रोडक्ट बनना है, दौड़ लगी सब में, मुझे भी प्रोडक्ट बनना है। जैसे जब बच्चा नया नया होता है 9th-10th में, तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, या ये बनना है, इंजीनियर बनना है। उसके बाद होता क्या है? बिल्कुल रिएक्टेंट वाला हाल होता है। कोई थोड़ा सा रास्ता कवर करते हैं और थक गए, यहीं से वापस आ गए, तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? नहीं। कुछ ने और जोर लगाया तो यहाँ से वापस आ गए, हैं, और कुछ और जोर लगाया तो यहाँ से वापस आ गए। ये होता है स्टूडेंट है। और किसी ने बहुत जोर लगाया तो उसे पता ही नहीं होता, बस थ्रेशोल्ड पार करने वाला हूँ। जैसे पिछली बार 650 पे कट ऑफ चली गई, इस बार तो खैर 500 के करीब ही जाने वाली है। अब किसी के 640 रह गए, थोड़ा सा जोर और लगा होता तो पार हो गया होता है पिछली बार ही। तो यहाँ से ही बेचारा वापस आ गया, वापस नहीं बन पाया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट वही बनेगा जो इस थ्रेशहोल्ड को पार करेगा, ये, और ये पार करते ही क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एंड दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए, ये जो टॉप पोजीशन है ना, यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए क्या होता है? रिएक्टेंट चेंज होता है एक स्टेट में, और उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है।
उस स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? तो लिख डालिए फिर इस बात को, नई बात पता चली। ट्रांजिशन स्टेट मैं भी लिखूं पूरा, ट्रांजिशन स्टेट। चलिए भाई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो स्टेट चेंज होगी ना। हाँ, तो ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो गया। अच्छा ये बताइए, ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? हाँ, कोई बताया था क्या? एक्सो। तुम बताओ बेटा। एक्सो, पक्का लॉक कर दिया जाए? चलिए, क्यों एक्सो कहा? देखो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है ना, री एनर्जी वाले कोऑर्डिनेट में देखो इसकी वैल्यू नीचे आ रही है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। तो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना तो इसका मतलब कम एनर्जी वाला बना, तो इतनी एनर्जी कहाँ गई? वो रिएक्शन से निकल गई। ठीक है, और जब रिएक्शन से एनर्जी निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक ही तो कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये एनर्जी को हम केमिस्ट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से, डेल्टा एच से, डेल्टा एच। इसका नाम भी स्पेशल है केमिस्ट्री के लिए एनर्जी का। क्या नाम है? एंथैल्पी। वेरी गुड, लग रहा है मेरे स्टूडेंट रहे हो तुम। एंथैल्पी है, और ये क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एनर्जी निकल रही है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक हो गया। बन गई? चलिए, वेरी गुड, हो गया। अगर यही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता और प्रोडक्ट यहां पर होता, ये प्रोडक्ट होता, तो इस बार जो है आपने जो एनर्जी दी रिएक्टेंट को, उसी एनर्जी को तो लेकर के ये ट्राई कर रहा है यहाँ पे चढ़ने की। ठीक है ना? आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये चढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई चढ़ जाता है, कोई वापस आ जाता है। तो उसने क्या किया कि यहां पर चढ़ने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या उसने पूरी एनर्जी वापस कर दी? नहीं, इस बार इतनी एनर्जी जो है, ये वाली एनर्जी इस बार क्या रह गई? इसी के पास रह गई। ठीक है ना? इतनी एनर्जी ये अपने खा गया, यूज कर ली इसने, जो हमने एनर्जी दी थी। यहां पर इसने इतनी एनर्जी जितनी दी थी उससे ज्यादा दे दी, ये वाली तो वापस की, इतनी तो वापस की यहां तक आने में, और भी ज्यादा वापस कर दी। ठीक है ना? इस बार इसने क्या किया? इस बार इसने ये किया कि एनर्जी को खा गया इतनी, तो खा गया तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट में अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो एंडोथर्मिक, और रिएक्टेंट से कम है तो एक्सोथर्मिक। क्लियर? ये बात मैंने शायद एक आध लेक्चर में पहले बताई थी, कैटलिस्ट वगैरह जब मैंने डिस्कस किया था। चलिए, ओके, अब हम लोग चलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो अगले पेज पे करते हैं। चलिए, तो ये हो गई मेरी आर्हेनियस इक्वेशन, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर ई। अच्छा, आर की वैल्यू क्या होती है? जूल में 8.314। ठीक है, वो याद हो जाएगी, कोई ऐसा वो नहीं। कैलोरी में जो होती है 0.08। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोगों को लॉग लेना पड़ेगा। तो जल्दी से जरा लॉग लेकर के मुझे दिखाइए। देखो लॉग ले पाते हैं? दोनों तरफ लॉग लीजिए। लॉग लेकर के क्या इस्तेमाल करिए लॉग का, जो मैंने अभी तक 3-4 फॉर्मूले लॉग के बताए वही सब लगने हैं। ऊपर लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे?
टेकिंग log on both sides। log लेने पे क्या हो जाएगा? गुड। नंदिनी ने कुछ हद तक ठीक किया, तुमने क्या किया बेटा? तुम्हारे में देखो ना बेटा, आप लोगों ने अभी लॉग के फॉर्मूले याद नहीं किए हैं। गलती तो सभी से हुई है। देखिए क्या करेंगे, जब हम लॉग लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पहले मैं ln लेता हूँ, ठीक है, बेस ई वाला लॉग के, लॉग में बाद में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो यही हो गया। इस तरफ जब लूँगा तो मैं क्या होगा, ln a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये बताइए ये दो अलग अलग फैक्टर है नहीं है? इधर देखिए a अलग है और ये एक्सपोनेंशियल अलग है? और क्या हो रहे हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर तो लॉग लेने पे क्या हो जाते हैं, प्लस करके अलग हो जाते हैं। तो समझ में आ गई गलती किसने क्या की थी? तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। लिखिए फटाफट, अब लिख लिया? उस वक्त तो नहीं लिखा था। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? चलिए अभी भी एक मैंने लॉग का फॉर्मूला नहीं लगाया है, बताओ कौन सा वाला लगेगा आप? पावर वाला, पावर वाला लगेगा। पावर में क्या होता है, बोलिए पावर में क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ln के ln ए और ये पावर मल्टीप्लाई में आएगी तो माइनस ई ए अपॉन आर टी ln ई। क्लियर हो गया? हाँ, लॉग का फॉर्मूला जल्दी से फिर से लिखो। अगर ln a इंटू बी है तो क्या हो जाएगा, ln a प्लस ln b। ln a अपॉन बी है तो क्या हो जाएगा, ln a माइनस ln b। ln a की पावर x है तो क्या हो जाएगा, x इंटू ln a। ओके, और ln 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 x इज इक्वल टू, क्या लिख दूं, चलो ए लिख देता हूं, ये है तो क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या है ln का, है ln का ई बेस लॉग का होता है, तो इसका बेस है ई। तो ये जो बेस है ये इस बेस की ये वाला जो नंबर है ये पावर बन जाएगा, तो ई की पावर ए हो जाएगा इज इक्वल टू ये जो इसका फैक्टर है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, इंटर कन्वर्ट, ये भी लिखिए। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। और एक बेसिक फार्मूला वो तो मैं बता ही चुका हूँ, क्या कि ln x है तो किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 log x के बराबर हो जाएगा। इसका बेस e है, इसका बेस 10 है। क्लियर हुई बात? अगर यही log की फॉर्म में लिखा होता तो क्या होता बताइए, ये लिखा होता log x इज इक्वल टू भी, तो क्या हो जाता है ये हो जाता 10 की पावर b।
इज इक्वल टू एक्स, ये इसके लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बताइए ये क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू 1। बेस ई है और आगे जो फैक्टर है वो भी ई है, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के होता है। 10 में क्या होता है, log 10 1 के बराबर था, नहीं था, बिल्कुल वही चीज तो है। log 10 मैंने 1 बताया था, क्यों, इसका बेस चेक करिए, ये वाला फॉर्मूला लगा करके 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, क्या लिख रहा हूं मैं, हो गया नहीं, वही फॉर्मूला लगाया, ओके। ऐसे ही log ई वाले के लिए लिखिए, log ई, इसका बेस ई है, सॉरी log ln लिखता हूँ, ln, तो ये 1 होगा, होगा नहीं होगा, e की पावर 1 इज इक्वल टू ई, वही सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई, बस और क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। अब ये इक्वेशन मुझे एक्यूरेट एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ये डेरिवेशन पूरी की पूरी एग्जामिनर पूछ सकता है बोर्ड में।